नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल तक की सारी पढ़ाई कर ली थी और आज बारी है मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल का वीडियो 2 भागों में आएगा और पहले भाग में हम लोग मौर्योत्तर काल के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिंद यवन शासकों का आक्रमण जो है वह प्रमुख होगा, शकों का आक्रमण होगा, कुषाणों का आक्रमण होगा। इस प्रकार से हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग मौर्योत्तर काल के प्रमुख भारतीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल की संस्कृति के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राजनीतिक संरचना वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं मौर्योत्तर काल का प्रथम भाग। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या होता है? मौर्योत्तर का मतलब मौर्य और उत्तर मतलब मौर्यों के बाद। मौर्य जो वंश था उसके पतन के बाद का जो काल हुआ उसको हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्य काल और गुप्त काल के बीच की जो अवधि है उसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए, इसको ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। बहुत सारे बदलाव हुए, अलग अलग, कोई भी मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं, जैसा मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत साम्राज्य था तो उस प्रकार का कोई भी साम्राज्य उभर करके नहीं आया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का शासन रहा था उस समय। और उसी का फ़ायदा उठा करके जो विभिन्न भारतीय शासक थे उनके बीच में एकता भी नहीं थी और कोई बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं था जो कि एकता के सूत्र में इन सबको जोड़ सके। और उसी का लाभ उठाते हुए विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया और अनेक क्षेत्रों पर कब्जा जमाया। उसी में आपके हिंद यवन शासक थे, उसके अलावा शक थे, कुषाण थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में जिनसे हमें मौर्योत्तर काल का जानकारी मिलता है। तो पहला देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथों में आपका दिव्यावदान, ललित विस्तार और मंजूश्री मूल कल्प प्रमुख है, जिसमें दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किया गया है। जो मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका यह अमात्य था पुष्यमित्र शुंग और इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो उसी पुष्यमित्र शुंग का इसमें जिक्र मिलता है दिव्यावदान में और इसे बौद्ध धर्म का संहारक कहा गया है। दिव्यावदान में बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक कहा गया है। ठीक है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे आपके ग्रंथ मिलते हैं जिसमें ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि उल्टा कहा गया है कि इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिलिंद पन्हो के बारे में देखें तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। ठीक है, और यूनानी शासक मिनांडर के बारे में जानकारी दी गई है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच की जो वार्ता है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है मिलिंद पन्हो में। आगे देख लेते हैं महाभाष्य। तो यह सब लोग जानते हैं आपका पतंजलि के द्वारा रचित है और पाणिनि के अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था उसके ऊपर यह एक टीका है। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह टीका है। पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल के बारे में इससे जानकारी मिलती है और इसके अलावा यवनों के द्वारा, यवन जो शासक थे उनके द्वारा साकेत और मध्यमिका को रौंद डालने का इसमें जिक्र किया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं गार्गी संहिता के बारे में। तो यह ज्योतिष की पुस्तक है। गार्गी संहिता जो है वह ज्योतिष से जुड़ी हुई पुस्तक है और यवनों के द्वारा साकेत, पांचाल और मथुरा
जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्रा तक पहुंच जाने का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, और इसमें स्वीकार किया गया है, गार्गी संहिता में स्वीकार किया गया है कि भारत जो है यूनानियों का कर्जदार है यदि ज्योतिष की बात करें तो। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास की रचित एक नाटक है जिसमें शुंगकालीन राजनीतिक घटनाओं का जिक्र किया गया है, और इसमें बताया गया है कि अग्निमित्र जो कि आपका अग्निमित्र जो था वह विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, और इसके बाद बताया गया है कि वसुमित्र ने सिंधु तट पर यवनों को परास्त किया था। तो इन सब की जानकारी जो है वह मालविकाग्निमित्रम से पता चलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और यह जो है मालविकाग्निमित्रम है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी के ऊपर बनाया हुआ नाटक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं धेरावली। धेरावली जो है वह जैन लेखक मेरुतुंग के द्वारा 14वीं सदी में लिखा गया था, और इसमें जो है उज्जैनी के शासकों की वंशावली का विवरण दिया हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका जो है वह प्लिनी के द्वारा लैटिन भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। 77 ईस्वी में यह लिखा गया था प्लिनी के द्वारा लैटिन भाषा में, और इसमें उन देशों का विस्तृत विवरण है जिनका भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके जो लेखक है उनका नाम पता नहीं है, लेकिन इसका जो काल खंड है वह आपका 80 से लेकर के 115 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका पेरिप्लस का मतलब होता है नौचालन चार्ट। नौचालन मतलब नौका का चालन, नौका मतलब नाव। तो नाव के को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसका चार्ट इसका मतलब होता है पेरिप्लस का। और एरिथ्रियन सी जो है वह आपका लाल सागर है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का मतलब मैंने बताया। अब देख लेते हैं, तो इसमें प्रथम शताब्दी ईस्वी की राजनीति के बारे में जिक्र किया गया है, और इसके अलावा भारतीय समुद्रों का इसमें विवरण दिया गया है, मतलब भारतीय समुद्री मार्गों इत्यादि का विवरण भी इसमें दिया हुआ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। इसके बाद देख लेते हैं ज्योग्राफी। तो यह टॉलेमी की पुस्तक है जो कि 150 ईस्वी की रचना है, और इसमें भी उन देशों का विस्तृत विवरण दिया गया है जिनका भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत देख लिया। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो कि मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला है आपका अयोध्या का लेख। अयोध्या का लेख जो है वह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का लेख है। तो यह याद रखिएगा, पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का यह लेख है, और यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा विभिन्न अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। मुख्यतः दो का जिक्र इसमें मिलता है कि यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसका उल्लेख इसमें मिलता है अयोध्या का लेख जो कि आपका धनदेव का लेख है। नेक्स्ट है बेसनगर का लेख। तो यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख है। हेलियोडोरस का यह लेख है, और जिसने गरुड़ स्तंभ के ऊपर इसे खुदवाया था। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ के ऊपर इसको खुदवाया था, और गरुड़ स्तंभ की स्थापना उसने कहाँ की थी? विदिशा में की थी। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह हो गया आपका बेसनगर का लेख। नेक्स्ट है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख के बारे में देखें तो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका का यह लेख है। या फिर से बता देता हूं, सातवाहन शासक, सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका का यह लेख है। ठीक, और इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। तो यह जो है गौतमी बलश्री का लेख है, और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के जीवन काल का वर्णन किया गया है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बहुत बार बता चुका हूं
तो फिर से देख लेते हैं एक बार छोटा सा डिटेल इसका। शक शासक रुद्रदामन के द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम लेख है 150 ईस्वी पूर्व का, ठीक है। 150 ईस्वी का यह लेख है, ठीक है। और यह जो है संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम लेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और यह जो है चंपू शैली में लिखा हुआ भी प्रथम अभिलेख है। चंपू शैली उसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप लिखा जाता है, ठीक है। तो चंपू शैली में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और संस्कृत में लिखा हुआ भी प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी अशोक के काल में भी बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां जो है इस समय लिखी जाने लगी थी। और मौर्योत्तर काल में ही जो है सिक्कों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। हम लोग देखेंगे कि कुषाण काल में किस प्रकार से सिक्कों का विकास हुआ। हिंद यवन शासक जो थे, यूनानी जो शासक थे, उन्होंने किस प्रकार से सिक्कों को चलाया, ठीक है। तो यह सब हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे सिक्कों, जब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे तब, ठीक है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस समय में सिक्कों पर राजाओं के नाम खोदे जाने लगे और विभिन्न प्रकार के चित्र भी बनाए जाने लगे थे और सिक्कों पर उनके मतलब उनको ढालने की तिथियां भी लिखी जाने लगी थी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासकों के बारे में देखें तो प्रथम यवन आक्रमणकारी जो था वह था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, जिसका कालखंड है 220 से 175 ईस्वी पूर्व। और यह जो था बैक्ट्रिया अफगानिस्तान का शासक था। बैक्ट्रिया अफगानिस्तान का शासक था डेमेट्रियस प्रथम, जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यूनानी था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सिकंदर के बाद, सॉरी, तो यह जो है आपका 220 से 175 ईस्वी पूर्व का है, ठीक। और लगभग 183 ईस्वी पूर्व में इसने पंजाब का लगभग भाग जीत लिया था, बहुत बड़ा भाग जीत लिया था और साकल को अपनी राजधानी बनाया था। साकल का ही पूरा नाम जो है वो सियालकोट भी कहा जाता है साकल को। तो साकल को इसने अपनी राजधानी बनाया, भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्टी दोनों लिपियों में इसने सिक्के चलाए, मतलब द्विभाषीय सिक्के जो हैं वह इसने चलाए थे डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। अब इसी के बाद जो है आपका, चूंकि इसका ध्यान भारत पर आ गया तो इसका जो बैक्टीरिया था वहां पर विद्रोह शुरू हो गया। किसके नेतृत्व में? तो यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में बैक्टीरिया में विरोध शुरू हो गया, विद्रोह हो गया और इससे जो है बैक्टीरिया छीन लिया गया। किससे? डेमेट्रियस से बैक्टीरिया छीन लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो यूक्रेटाइड्स था उसका भी उत्साह बढ़ गया, वो भी भारत की तरफ बढ़ा और बहुत बड़ा कुछ जो भूभाग है भारत का वो उसने भी जीत लिया। और उसके बाद जो है तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली इसने। तो इस प्रकार से हिंद जो यवन शासक थे उनका 2 ब्रांच भारत में आ चुका था। एक था आपका डेमेट्रियस का वंश और दूसरा था आपका यूक्रेटाइड्स का वंश, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं हम लोग डेमेट्रियस के वंश के बारे में। तो इसकी राजधानी हम लोग बता चुके हैं, राजधानी जो है वह साकल यानी कि सियालकोट थी। और इसका सबसे प्रतापी शासक जो था वह मीनांडर था, ठीक है। मीनांडर इसका सबसे प्रतापी शासक था। अब मीनांडर के बारे में देखें तो इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से पुकारा गया है। गंगा यमुना दोआब पर इसने आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है कि भरौच के बाजारों में इसके सिक्के की मांग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मीनांडर के सिक्के की मांग बहुत ज़्यादा थी और यह जो है लिखा गया है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ऐसा कहा गया है कि भरौच के बाज़ारों में जो आपका मिलिंद था या मिलिंडर था उसके सिक्कों की बहुत ज़्यादा मांग थी। और कौसाम्बी के पास रेह से, हाल ही में कौसाम्बी के पास रेह नामक स्थान से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि हाल का है, करंट अफेयर्स है, इसलिए पूछा जा सकता है। और दूसरा जो था वह आपका था यूक्रेटाइड्स वंश। तो इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। और सबसे प्रतापी शासक जो था इसका वह था एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स। उसके बारे में देखिए, एंटियालकिड्स के बारे में तो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में इसने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था।
हेलियोडोरस को भेजा था, जिसका यहाँ पर हम लोगों ने अभिलेख देखा था हेलियोडोरस का। तो यहाँ पर बेसनगर का लेख, तो वही जो है हेलियोडोरस को किसने भेजा था, तो एंटियालकिड्स ने इसको भेजा था हेलियोडोरस को। किसके दरबार में, तो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था एंटियालकिड्स ने। और यही जो हेलियोडोरस था, इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था और उस पर वासुदेव का नाम अंकित कराया था। वासुदेव का नाम से मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण से है, तो वासुदेव का नाम इसने अंकित कराया था। और यहीं से पता चलता है कि ये जो हेलियोडोरस था, इसने भागवत धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को अपना लिया था। और इसका जो लेख है हेलियोडोरस का, उसमें भारत में भागवत धर्म के उदय और विकास का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूनानी संपर्क का। यहाँ पर आपका यूनानी आक्रमणकारी जो है उनके बारे में विवरण समाप्त हुआ। जितना पूछा जाता है उतना मैंने बताया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यूनानी संपर्क के प्रभाव के बारे में यदि देखें तो ज्योतिष के क्षेत्र में सीख सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनानियों से भारत ने ज्योतिष की कला सीखी थी। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह भी यूनान से ही सीखा था। और इसके अलावा जो आपका ग्रह नक्षत्रों को देख करके जो भविष्य बताने की कला है वह भी यूनान से ही सीखी थी हम लोगों ने। ठीक है, और इसके अलावा ग्रहों का जो नाम लिया जाता है वह भी आपका यूनान से ही लिया जाता है। आपने सुना होगा मरकरी है, वीनस है, आपका जुपिटर है, तो यह सब जो है यूनानी नाम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन, ग्रहों के नाम इत्यादि जो है वह यूनान से हम लोगों ने लिए। और गार्गी संहिता के अनुसार ज्योतिष के क्षेत्र में भारत जो है वह यूनान का ऋणी है। और यहीं पर मैंने जैसा बताया कि नक्षत्रों को देख करके भविष्य बताने की कला भी जो है भारत को यूनानियों से ही मिली है। और वराह मिहिर ने भी, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, वराह मिहिर ने भी इस मामले में यवनों को पूज्य बताया है। किस मामले में, तो ज्योतिष के ज्ञान के मामले में। ठीक है, उनका कहना है कि यवन जो थे वो बहुत क्रूर इंसान थे और बहुत ही आताताई थे, लेकिन ज्योतिष के मामले में उनका ज्ञान जो था वह पूजनीय था। ठीक है, वराह मिहिर का यह कहना है। आगे देख लेते हैं सिक्के बनाने की कला। तो यूनानियों ने ही पहली बार सोने के लिखित सिक्के चलाए, मतलब ऐसे सिक्के चलाए जिन पर लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था, राजा का नाम लिखा जाता था। तो सिक्के के एक तरफ जो है वह राजाओं की आकृति बनाई जाती थी और दूसरी ओर जो है किसी देवता की मूर्ति बनाई जाती थी या फिर अन्य चिन्ह जो है वह खोदे जाते थे। और द्विभाषा युक्त सिक्के भी, जैसा मैंने बताया कि द्विभाषा युक्त सिक्के भी जो है वह यूनानियों ने ही चलाए थे। ठीक है, ये आपका यूनानी एवं खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के, उन्हीं को द्विभाषी सिक्का यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हेलेनिस्टिक आर्ट का भी जन्म जो है वह यूनानियों से ही हुआ था। ठीक है, हिंद यवन संपर्क के कारण ही इस नवीन कला शैली का जन्म हुआ था। कौन सा, हेलेनिस्टिक आर्ट जिसको कहा जाता है, हेलेनिस्टिक कला शैली। और कनिष्क काल के गांधार कला शैली पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग जब इसमें मौर्योत्तर काल की कला के बारे में पढ़ेंगे, गांधार कला शैली के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं पर्दा प्रथा के बारे में। तो संस्कृत नाटकों में पट्टाक्षेप हेतु, मतलब कि पर्दा गिराने हेतु, पट्टाक्षेप करना मतलब कि समाप्त करना। तो नाटक जब समाप्त होता था तो उस समय जो है यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, और वो यवनिका शब्द का जो प्रयोग है वह यूनानियों से ही आया है। ठीक है, और इसके अलावा पर्दा प्रथा का जो प्रारंभ है वह भी यहीं से माना जाता है। कहाँ से, यूनान जब भारत आए तो उसी काल से पर्दा प्रथा का भी प्रारंभ भारत में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में देखें तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान जो है वह भारत का ऋणी है, क्योंकि बहुत सारे यूनानी शासकों ने भारत का धर्म अपनाया था। तो उदाहरण देख लेते हैं कि हेलियोडोरस जो कि राजदूत था, हम लोगों ने ऊपर देखा है, उसने भागवत धर्म अपनाया था। इसके अलावा मिनांडर जो था उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे शासक थे जिन्होंने भारत का धर्म अपनाया था।
ठीक है। और इसके अलावा तपस्या एवं योग क्रिया जो है वह यूनानियों ने भारत से ही सीखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यूनानी संपर्क का भारत और यूनान पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। और ये पूछा जा सकता है, छोटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछ दिया जा सकता है कि मतलब कि यूनान और हिंद यवन संपर्क के कारण, मतलब कि हिंदुस्तानियों और यूनानियों के संपर्क के कारण एक दूसरे पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा जा सकता है मेंस में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये बताया है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको पीटी में भी यहाँ से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका जो भारतीय शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में केवल शासकों के बारे में देखेंगे और स्रोतों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग आएंगे तो संस्कृति के बारे में देखेंगे, राजनीति के बारे में देखेंगे, धर्म के बारे में देखेंगे, कला, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल के कुछ अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। तो इसमें जो है शक आक्रमण बहुत प्रमुख माना जाता है। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों का भारत में हमला हुआ था और शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें एक शाखा जो था वह अफगानिस्तान में बसा हुआ था और 4 शाखाएं जो थी वह भारत में थी। लेकिन उन 4 शाखाओं में भी 2 शाखाएं जो थी वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पहली थी जिसको उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था और दूसरी थी जिसको पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता था। तो उत्तरी क्षत्रप जो थे वह तक्षशिला एवं मथुरा में बसे हुए थे और जो पश्चिमी क्षत्रप थे वह नासिक और उज्जैन में बसे हुए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला के शकों के बारे में देखें तो प्रथम शासक जो था इसका, तक्षशिला के शकों का जो प्रथम शासक था वह था माउस और इसका कालखंड जो है वह 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। और इसके अन्य शासकों के बारे में देख लें तो एजेज और एजेलीसेज ये दोनों इसके अन्य शासकों में से थे और जो प्रथम शासक था वह माउस था, जैसा मैंने बताया। बाकी कुछ खास इसके बारे में इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है मथुरा के शक। तो मथुरा के शकों के बारे में देखें तो यह जो है पहले मालवा में रहते थे, लेकिन 57 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया गया और वो भाग करके और फिर मथुरा आ गए थे, ठीक है। और यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इन्हीं के नाम से विक्रम संवत चलाया जाता है, जिसे मालव संवत भी कहा जाता है और इसका कालखंड है 57 ईस्वी पूर्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत कई बार पूछा जा चुका है। 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व याद रखिएगा, ठीक है। और किनके नाम से चलाया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त काल में इनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस मथुरा के शकों का प्रथम जो शासक था वह था राजुल या फिर राउजुल उसको कहा जाता है। और इसके बाद सोडास जो था इसका पुत्र था वह शासक बना था, ठीक है। नेक्स्ट जो शाखा थी वह थी नासिक के शक। तो नासिक का जो शक था इसके 2 प्रसिद्ध शासक हुए, पहला है भूमक और दूसरा है नहपान। इसमें नहपान जो था वह सर्वप्रमुख शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। तो नहपान के बारे में देख लें, इसका कालखंड जो है नहपान का वह 119 से 124 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो है काठियावाड़, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण एवं पूना आदि का क्षेत्र इसके राज्य में था और इसने महाराष्ट्र का बड़ा भूभाग जो है वह सातवाहनों से जीत लिया था। लेकिन बाद में सातवाहन शासक ही था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने इसको पराजित किया और अंततः मार दिया था, ठीक है। पेरिप्लस एरिथ्रियन सी के अनुसार इसकी राजधानी जो थी वह मिन नगर थी। ये जो
नहपान था, इसकी राजधानी मिन्न थी, मिन्न, जो कि भरौच और उज्जैन के बीच थी, और यह कहा गया है पेरी प्लस एरिथ्रियन सी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं मालवा या उज्जैन के शक। तो ये जो थे सबसे प्रमुख थे, शकों में सबसे प्रमुख जो शाखा थी वो यही थी, मालवा या उज्जैन की शाखा। ठीक है, और इसका प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वह था चष्टन, उसका नाम था चष्टन। लेकिन सबसे जो प्रमुख शासक था, सबसे जो प्रतापी शासक था वह था रुद्रदामन, जिसके जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं शुरुआत से लेकर अब तक। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में देखें तो इनका कालखंड जो है वह 130 से 150 ईस्वी माना जाता है, और यह जो था वह व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्क शास्त्र का पंडित था। और इसका राज्यपाल जो था वह सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। यह पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और अंतिम शक शासक जो था वह था रुद्र सिंह तृतीय, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, जिसे मारकर विक्रमादित्य ने पहली बार मालवा के क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा, व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलवाए थे। ठीक है, मालवा क्षेत्र में। ठीक, अब इसके साथ ही शक का जो कालखंड है या फिर आक्रमण जो है वो समाप्त होता है, और उसके बाद आता है पार्थियन या फिर पहलव वंश। पार्थियन या फिर पहलव वंश, पार्थियन से मतलब होता है जो ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया में ईरान से आए थे भारत। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था वह था मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स प्रथम इसका संस्थापक था। और सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह था गोंडोफर्नीज के बारे में देखें तो इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी, और इसका कालखंड जो है वह 20 से 41 ईस्वी है। ओके, और इसके शासनकाल का एक अभिलेख जो है वह तख्ते बही नामक स्थान जो कि पेशावर में स्थित है वहां से मिला है। ठीक है, और इसके समय में ही सेंट थॉमस के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कराया गया था। इसके समय में ही सेंट थॉमस नामक ईसाई के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कराया गया था, और इसी के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ था। इसलिए यह जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है इसके शासनकाल की, और इसलिए यह याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो थे कुषाण। और कुषाण वंश के बारे में यदि हम लोग देखें तो ये जो थे मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। ठीक है, पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा कुषाण आया था? तो कुजुल कडफिसेस जो है उसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, जो कि कुषाण वंश का था, और उसने पश्चिमोत्तर भारत पर के कुछ भागों पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, अधिकार किया था, और इसने जो है केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने? कुजुल कडफिसेस ने। इसके बाद आता है विम कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जब मर गया उसके बाद जो है विम कडफिसेस आया भारत, और इसने जो है तिएनचू जो कि सिंधु नदी के द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र को कहा जाता है, चीनी भाषा में तिएनचू कहा जाता है, इस पर विजय प्राप्त कर ली। और यह जो कहा गया है वह चीनी ग्रंथ के हिसाब से कहा गया है, और चीनी ग्रंथ का नाम क्या है? हाउ हान सू। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू के अनुसार विम किडफिसस ने तिएनचू जो कि सिंधु नदी द्वारा सिंचित पंजाब का क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वह इसे ही माना जाता है। किसको? विम कडफिसस को। ठीक है, और इसने जो है सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए, और इसके जो सिक्के थे उस पर एक और यूनानी लिपि खुदी हुई थी और दूसरी तरफ जो है खरोष्ठी लिपि खुदी हुई थी, और इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलाए, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसके सिक्कों पर भगवान शिव, नंदी बैल और त्रिशूल की आकृति मिलती है, जिससे पता चलता है कि विम कडफिसेस जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है,
आगे देख लेते हैं कनिष्क के बारे में। तो कुषाण काल के कुषाण धर्म का सबसे प्रसिद्ध शासक और सबसे प्रतापी शासक जो था वह कनिष्क ही था, और इसके काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे भारत में, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कनिष्क का जो कालखंड है वह है 78 ईस्वी से लेकर के और 105 ईस्वी तक, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वह पुरुषपुर या पेशावर कह सकते हैं उसको, और मथुरा थी, ठीक है। पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा, ठीक है, इसकी राजधानी थी। कनिष्क के राज्यारोहण की जो तिथि है 78 ईस्वी, उसको आपका जाना जाता है शक संवत के नाम से। भारत में शक संवत के नाम से जाना जाता है 78 ईस्वी को, जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने 2 संवत के बारे में बताया, पहला विक्रम संवत और दूसरा हो गया आपका शक संवत, ठीक है। चीनी शासक पान चाओ से इनका युद्ध हुआ, और पहले तो पराजित हुए थे लेकिन बाद में ये जीत गए, ठीक है, और पान चाओ को हरा दिया था। तो यह भी इनके काल का प्रमुख घटना है। इसके अलावा कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के कालखंड में ही हुआ था, और उसी समय बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। यह हम लोगों ने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में पढ़ा था और आपको याद भी होगा, ठीक है। तो यह भी जो है कनिष्क के कालखंड का प्रमुख घटनाक्रम है। आगे देख लेते हैं। तो गांधार एवं मथुरा कला शैली का भी जो जन्म हुआ था वह कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधार कला शैली के बारे में देखें तो इसको इंडो ग्रीक शैली या फिर ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, और इसमें जो है बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां जो है वह काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। पाषाण का मतलब पत्थर, तो काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां गांधार शैली में, याद रखिएगा। बाकी हम लोग जब कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल मैंने परिचय दे दिया है। मथुरा कला शैली की बात करें तो इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है, और यह इसमें जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, और मथुरा कला शैली में ही हुआ था। तो मथुरा कला शैली को ही श्रेय दिया जाता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का। तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कनिष्क के चैत्य, कनिष्क ने एक चैत्य बनवाया था, अब एक लौह खंड कह सकते हैं जिसको संघाराम कहा जाता है, ठीक है। तो कनिष्क का चैत्य या फिर संघाराम का निर्माण किसने किया था? यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा किया गया था, और यह जो है इसका निर्माण पुरुषपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई जो थी वह 400 फीट थी और यह 13 मंजिला था। याद रखिएगा सारा कुछ, कम से कम ये अगिलस का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगिलस जो है वह पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में नए नगरों का निर्माण करवाया था। यह भी याद रखिएगा, कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में नए नगर की स्थापना या फिर निर्माण करवाया था। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाले रेशम मार्ग की 3 शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और कौन कौन सी शाखाएं थी? तो पहली शाखा थी जो कैस्पियन सागर से होकर जाती थी। दूसरी शाखा जो थी वह मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर के बंदरगाह तक जाती थी। और तीसरी जो शाखा थी वह भारत से लाल सागर तक जाती थी, ठीक है। तो इन तीनों शाखाओं पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सिक्कों के बारे में। तो कुषाणों ने ही भारत में कुषाणों ने ही सर्वप्रथम सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो सिक्के थे इसके वह 124 ग्रेन के थे, और सबसे अधिक संख्या में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का भी श्रेय जो है वह कुषाण शासकों को ही जाता है, कुषाण वंश को ही जाता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि कुषाणों ने ही सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे 124 ग्रेन के, और सर्वाधिक ताम्र सिक्के भी मतलब तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए थे। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, विद्वानों को भी आश्रय दिया गया था कनिष्क के दरबार में। तो पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित तथा चरक जैसे चिकित्सक जो हैं वह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। और कनिष्क के जो पुरोहित थे उनका नाम था संघरक्ष। यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और विद्वानों का नाम लेकर के भी बहुत बार पूछ दिया जाता है कि ये विद्वान किसके शासनकाल में थे, किसके दरबार में थे, तो जरूर याद रखिएगा सबका नाम, ठीक है। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, और नागार्जुन का तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नागार्जुन बहुत फेमस है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात करें तो पहला जो इसका पुत्र था वह था वासिष्क, जिसका कालखंड है 102 से 106 ईस्वी। इसके बाद आता है हुविस्क का नंबर, तो हुविस्क का कालखंड है 106 से 140 ईस्वी। और इसने जो है कश्मीर में हुस्कपुर नगर की स्थापना कराई थी। यह जो था वह शिव एवं विष्णु का भक्त था या उपासक था, और इसके चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। मतलब इसके सिक्के पर चतुर्भुजी विष्णु का अंकन मिलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा जो था वह था वसुदेव या वासुदेव, और यह भी जो है विष्णु एवं शिव का उपासक था। इसके समय उत्तर पश्चिम में बहुत बड़ा भाग जो है वह कुषाणों के हाथ से निकल गया था, क्योंकि अब जो है उत्तराधिकारी जो भी होने लगे थे कुषाण वंश के वह बहुत ही कमजोर होने लगे थे। और इसी क्रम में जो है ईरान में ससानियन वंश का उदय हुआ, और पूर्व में नागभारसिव वंश का उदय हुआ, और इन वंशों के उदय से कुषाणों का पतन जो है वह शुरू हो गया, और अंततः कुषाण वंश का पतन हो गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुषाणों ने केवल सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा, और जो विदेशी आक्रमण हुआ था मौर्योत्तर काल में उसके बारे में पढ़ा। अब अगले भाग में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से भारतीय वंश थे, ठीक है। भारतीय वंश कौन कौन से थे, जिसमें शुंग वंश प्रमुख है, जिसने मौर्य काल के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके और उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कण्व वंश आता है, उसके बारे में देखेंगे, और कुछ भारतीय वंश है छोटे मोटे, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें मौर्योत्तर काल की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। कला, संस्कृति इत्यादि सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो 3 भाग में आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा। मैं एक ही भाग में सारा पढ़ा देता जैसे बाकी सब पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग पूरा देखते नहीं हो वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा छोटा पार्ट में बना करके देखता हूँ, कहीं आप लोग देख लें इससे भी, तो इसलिए मैंने छोटा पार्ट बनाया है, ठीक है। तो चलिए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, भारत और भारतीय होने पर गर्व कीजिए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।